अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो भी आप वीडियो देख रहे थे, मैं ये वीडियो पूरी नहीं देख सकी क्योंकि मेरी आंखों के आगे मेरी बेटी आ रही थी, मेरी बहन आ रही थी। इतना अफसोस हो रहा था, सिर्फ सुन के देखते तो ना जाने पता नहीं क्या क्या होता। मीनार पाकिस्तान में एक टिकटॉकर लड़की 14 अगस्त के दिन को लेकर वहाँ वीडियो बनाने जाती है, स्पेशल कपड़े सिलवाती है 14 अगस्त के दिन को लेकर। वहाँ उसकी वीडियो तो बनी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बन गई, लेकिन अपने मोबाइल पर नहीं, सैकड़ों दूसरे मोबाइल्स पर जो वीडियो टिकटॉक पर चलना थी, अब वो बेबसी और जुल्म से भरी वीडियो हर मोबाइल पर चल रही है। वैसे तो वो आज़ादी का दिन था, लेकिन वहाँ ये आज़ादी अखलाकियात, एहतराम, तक़द्दुस, हत्ता के तहज़ीब की सारी हदों को तोड़ने की आज़ादी साबित हुई। हमने एक लड़की को ही नहीं उछाला, बल्कि सब कुछ उछाल कर रख दिया। इसके फटे कपड़े उछाल दिए, चीखो पुकार उछाल दी, आंसू उछाल दिए, इसका औरत होना उछाल दिया, उसकी मजबूरी उछाली, उसकी माजूरी उछाली, इज़्ज़त व तकरीम उछाल दी, उसकी अखलाकियात उछाली, तहज़ीब, सकाफ़त, सब कुछ उछाल दिया। हमारी दीनी तालीमात और एक बहन को उछाल दिया, एक बेटी उछाल दी, गैरत उछाल दी, शर्म उछाल दी, हत्ता के कानून और एक कौम को उछाला गया। दर्जनों उछालने वाले वहाँ मौजूद थे, मगर सैकड़ों इस उछालने को देखने वाले भी थे, जो एक लड़की के बाहर निकलने की आज़ादी छीन कर अपनी आज़ादी को मना रहे थे। इतनी बेदर्दी के साथ, इतनी बेहिस्सी के साथ, कोई तो अपने खिलौनों के साथ भी ये सलूक ना करे। हम बहसियत कौम आज ये बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान काबिज़ हुए हैं, ना जाने वो औरतों के साथ क्या करते हैं। हम औरतों की आज़ादी को लेकर तो आज बड़े परेशान हो रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या होगा औरतों के साथ, लेकिन अपने घर में आज़ादी का ये शर्मनाक आलम है कि लाहौर के मरकज़ मीनार पाकिस्तान में एक औरत जंगल के कानून का शिकार हो गई। कुछ ऐसी आवाज़ें भी हमें सुनने को मिली, कुछ ऐसी आवाज़ें भी आईं कि उसे ये नहीं करना चाहिए था, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था, इस भीड़ के दिन में, इतने मजमे में वो क्यों गई। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उन जंगलियों को यही करना चाहिए था? क्या उन्हें ये पूरा हक है कि एक मजमे में अगर लड़की निकल के आ गई तो क्या उनको ये लाइसेंस मिल गया कि वो इस लड़की के साथ जो भेड़िए करते हैं, जंगल के जानवरों के साथ, वो वैसा सलूक करें? उनको ये लाइसेंस किसने दिया? वहाँ जिम्मेदार भी थे और अरबाब इख्तियार भी थे, लेकिन कुछ ना हुआ, कुछ भी ना हुआ। जब वीडियो निकली तो खूब निकली, तो कानून ने भी करवट ली। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोग इसमें नामजद हुए जो शायद पकड़े भी जाएंगे, लेकिन एक सबक सिखाने की ज़रूरत है और एक सबक देने की ज़रूरत है। और ये सबक देना जो है, ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। हर वाक़े पर हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। हर वाक़े पर कानून की अमलदारी की बात करना भी ठीक नहीं है। कहीं हमें यह भी सवाल उठाने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को तरबियत क्या दे रहे हैं। बेटियों की तरबियत के साथ साथ बेटों की तरबियत भी उतना ज़रूरी है। लड़कियों के साथ साथ लड़कों को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि मुआशरे में एक औरत की, जो तुम्हारी बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, माँ भी है, उसको इज़्ज़त देना ही तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। ये सिर्फ हुकूमत की, ये कानून की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि वालिदैन और पूरी सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है। इत्तलात के मुताबिक लड़की ख़ुद पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गई। इसकी हिम्मत को सलाम, लेकिन हमें ऐसी वीडियोज़ और नामों को बिला हिचकिचाहट सोशल मीडिया पर शेयर करते वक्त थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है और एहतियात करनी चाहिए। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। कल का अशरफ गनी, जो अफगानिस्तान के स्याह सफ़ेद का मालिक था, अचानक अपनी गाड़ियों में डॉलर्स भरकर मुल्क से फ़रार हुआ। अमेरिका, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कई रोज़ तक कोई अता पता ही नहीं था। तो अचानक आज कुछ देर पहले खबर आई कि अफगानिस्तान के
साबिक सदर अशरफ गनी मुत्तहदा अरब अमारात में हैं और इसे यूएई ने भी मान लिया है कि इंसानी बुनियादों पर अशरफ गनी को अपनी रियासत में रहने की जगह दी है। उधर अशरफ गनी की गिरफ्तारी के लिए अफगान तालिबान इंटरनेशनल पुलिस यानी इंटरपोल से मदद मांग रहे हैं। वो तालिबान जिन पर अमेरिका ने अफगानिस्तान की ज़मीन तंग कर दी थी, आज उन्हें सारे का सारा अफगानिस्तान प्लेट में रख कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिकी फ़ौज के निकलते ही अफगान आर्मी का मोरल इस तरह गिरा कि वो तालिबान के सामने रेत की दीवार साबित हुए। बगैर किसी मज़ामत और लड़ाई के हथियार डाल दिए और तालिबान काबुल में दाखिल हो गए। और फिर वो लम्हा आया जब अफगान तालिबान के रहनुमा ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जिसका चेहरा दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था, वो टीवी के सामने नमूदार हुए और आनन फानन पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सारी दुनिया को ये यकीन दिलाया कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, सबके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं, ख़वातीन को मुआशरे का अहम जुज़ करार देते हुए उन्हें शरीयत के मुताबिक काम करने की इजाज़त देने का ऐलान करते हैं। तालिबान ने बताया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और अफगानिस्तान जो है मनशियात से पाक मुल्क होगा। उन्होंने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए दुनिया से मदद की भी अपील की है, लेकिन दुनिया इसको मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका ये कह रहा है कि हमें तालिबान की बातों का यकीन नहीं है, जो तालिबान कह रहे हैं इस पर अमल कब होता है तब देखेंगे। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि उम्मीद है कि तालिबान इंसानी हुकूक से मुतालिक जो वादे हैं उनकी पासदारी करेंगे। अफगान तालिबान के मुल्क पर काबिज होने के बाद दुनिया कंफ्यूज है, तकसीम है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए या ना किया जाए। इस हवाले से कनाडा और बरतानिया ने वाज़ेह ऐलान किया है कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। बरतानिया ने तो यूरोपीय यूनियन से भी यही दरख्वास्त की है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने यह कहा है कि तालिबान जंग जीत चुके हैं, लिहाजा हमें इनसे बात करनी चाहिए। जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से बात की है कि अफगानिस्तान के इशू पर G7 का वर्चुअल इजलास बुलाना चाहिए। अफगानिस्तान के इशू पर पाकिस्तान भी पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। यही वजह है कि बरतानवी वज़ीर आज़म और जर्मन चांसलर, तुर्की के सदर और डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से अफगानिस्तान के इशू पर टेलीफोन पर बातचीत की है। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना है या नहीं, इसका फैसला दोस्त ममालिक खास तौर पर खित्ते के ममालिक से मुशावरत के बाद किया जाएगा। क्या होगा अफगानिस्तान का मुस्तकबिल, मुख्तलिफ ममालिक की राय भी मुख्तलिफ है, जबकि असल इम्तहान जो है ये तालिबान की हुकूमत का है कि वो कैसे साबित करते हैं कि वो अपनी हुकूमत को आलमी तौर पर मनवा सके। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, चेयरमैन दिफाई उमूर कायमा कमेटी बराए सेनेट हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम जी मेरी तरफ। जी मुशाहिद हुसैन साहब, बरतानिया आज भी कह रहा है कि मगरबी ममालिक को मुत्तहद होकर अफगानिस्तान को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगाह बनने से रोकना होगा। क्या तालिबान के काबुल पर काबिज होने के बाद आज दुनिया अफगानिस्तान को सिक्योर महसूस नहीं कर रही है? क्या दुनिया के नज़दीक एक बार फिर से जो अफगानिस्तान है वो दहशतगर्दों की आमाजगाह बन जाएगा? देखें जी, इसमें दो मुख्तलिफ राय हैं। जो दुनिया से आपकी मुराद है, मगरब ममालिक की और राय है, खित्ते के ममालिक की और राय है। तो मगरब ममालिक से मुराद है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके और यूरोपियन यूनियन। लेकिन जो खित्ते के ममालिक हैं, पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस, ईरान, तुर्की और वस्ती एशिया की रियासत, जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी राय ये मगरबी राय से बहुत मुख्तलिफ है। सही। क्योंकि उनके हवाले से जो वर्स्ट केस सिनारियो जिसके जिक्र हो रहा था कि बड़ा खाना जंगी होगी, मज़ाहमत होगी, उसके नतीजे में लोग भागेंगे, पनागजीर आएंगे और खून रेजी होगी, वो तो नहीं हुआ। दूसरा खतरा था कि ये तालिबान जो हैं माजी की तरह कोई ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे इंतहा पसंदाना जिसमें एक शदीद तकसीम आएगी, खौफ और हरास फैलेगा अफगानिस्तान अवाम पर। वो भी नहीं हुआ। आपने देख लिया ज़बीउल्लाह मुजाहिद की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के उनका जो बयानात दिए, इसका आपने खुद भी जिक्र किया, वो तो मुस्बित थे। तो प्लस अब ये भी खुशगवार हैरत की बात है कि आज जो लोग एक दूसरे से लड़ते रहे पिछले 15-20 साल में, यानी कि सदर कारजाई और डॉक्टर अब्दुल्ला, उनकी मुलाकात हक्कानी साहब से हुई। अनस हक्कानी जो सिराजुद्दीन हक्कानी का छोटा भाई है और जलालुद्दीन हक्कानी जो थे उनका बेटा है, और जलालुद्दीन हक्कानी और कारजाई साहब तो इकट्ठे अफगान जिहाद में साथी थे। तो ये भी बड़ी खुशाइंद बात है कि अपने जो पुराने दुश्मनों से या हरीफों से मुलाकातें शुरू होगी। डायलॉग इज द ओनली वे आउट।
तो अभी तक जो डेवलपमेंट्स हैं वो बेहतर हैं, और अभी तक काबुल से भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं खवातीन के हकूक के लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है। जिस तरह अमेरिका कह रहा है कि हमें तो यकीन नहीं है, जो कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बातें की, जो यकीन दहानियां करवाई, ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे खत्म होगा? देखिए जी, उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि तालिबान को भी सबसे बड़ा अब इम्तिहान उनका शुरू हुआ है। हाँ। कि एक तो उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, जो उन्होंने कल पॉलिसी बयान दी है उसी की अमल दरामद होनी चाहिए। दूसरा ये, जैसे हम बात कर रहे हैं अब नया पाकिस्तान, तो शायद नए तालिबान हैं, शायद ये तालिबान 1996 वाले तालिबान नहीं है जो उन्होंने खुद ऐलान किया कि वो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। और सबसे बड़ा टेस्ट उनका होगा कि वो किस किस्म की हुकूमत बनाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में भी पिछले 20 साल में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ये 1990s का अफगानिस्तान नहीं है। अब अफगानिस्तान में एक आजादी आई है, जानदार जमहूरियत है, खवातीन के हकूक हैं, खवातीन काम कर रही हैं शाना बशाना मर्दों के साथ, सिविल सोसाइटी है। तो ये वो तो उन ज़मानी हक़ाइक़ की भी अक्कासी कर रही है तालिबान की सोच। उस वक्त दुनिया में अफगानिस्तान तन्हा रह गया था, आपको भी पता है। सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अमारात ने कानूनी तौर पर कानूनी हैसियत को तस्लीम किया था। इस लिहाज से भी आज वक्त मुख्तलिफ है, जैसे दुनिया तो मानने को तैयार नहीं है। नहीं, इसमें एक फर्क है कि दुनिया देखे ना, पिछले महीने अफगानिस्तान के तालिबान, मैं तो दो चीजों में दाद देता हूं तालिबान की। एक तो उनकी महारत सफारतकारी की, पिछले महीने वो ईरान गए, रूस गए और चाइना गए। तीनों जगह उन्होंने जाके एक ही बात की कि हम नई सोच से आए हैं और हम इंश्योर करना चाहते हैं, जो बॉटम लाइन है सबके खतरा क्या है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, चाहे वो हमसाए हो या और कोई ममालिक हो। तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात जो हुई वो कल आपने देखा कि उनकी जो मीडिया मैनेजमेंट है, मैं एज अ फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और फॉर्मर जर्नलिस्ट मैं बड़ा इंप्रेस हुआ जिस तरीके से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बड़े कॉन्फिडेंटली जवाब दिए। उन्होंने अपनी अफगान ऑडियंस को एड्रेस किया, अफगान अवाम को, उन्होंने हमसायों के खदशात को एड्रेस किया, उन्होंने मगरब के भी खदशात जो भी थे वेस्टर्न खवातीन के हवाले से ह्यूमन राइट्स के, वो भी एड्रेस करने की कोशिश की। तो अभी तक सो फार सो गुड, आई वुड से कि आप देखते हैं आगे क्या सिचुएशन। लेकिन मगरबी दुनिया में जो मीडिया में भी जो ये तज्जिए हो रहे हैं कि तालिबान ने बरतानिया को शिकस्त दी, रशिया को दी, अब अमेरिका को दिया, अब अगला निशाना चीन होगा, क्योंकि सिंगकांग के मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है, फिर वहाँ जो अलहदगी पसंद जो लोग हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं जिनको तालिबान ने ट्रेनिंग दी है। तो ये जो मिथ्स सामने लाई जा रही है, जो प्रोपेगेंडा आप इसको कहें, क्या वाकई अगली ये पेशकदमी हो सकती है? आई वुड से दैट्स नॉनसेंस। जिनको शिकस्त दी वो यूरोपियन ताकत थे। हाँ। बरतानिया, रूस, अमेरिका, ये लोग एशियन ताकत नहीं थे। चाइना उनका हमसाया है। हाँ। बस्ती एशिया ममालिक उनके हमसाए हैं। इनको तकलीफ ये हुई है कि अमेरिका की और मगरब की बेइज्जती बहुत हुई। हाँ। बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है नेटो के लिए। इतनी बड़ी सुपर डुपर पावर, इतने उनके ज़राए, $2.2 ट्रिलियन खर्च किए अमेरिका ने अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में। उनके 25,000 कैजुअलिटीज हुई हैं। उन्होंने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स इस्तेमाल किया। उन्होंने $100 बिलियन नाम निहाद फौज अफगानिस्तान की तैयार करने में तैयार की। तो आप देखें रिजल्ट क्या हुआ। शुक्र है पाकिस्तान आर्मी ने ट्रेनिंग नहीं दी अफगान आर्मी को, वरना ये कहते हैं कि नागदीन के ये पाकिस्तान की वजह से ये पाकिस्तान पर डलता, हम पर ही गिरना। शुक्र है इंडिया ने और अमेरिका ने और बरतानिया ने ट्रेनिंग दी अफगान आर्मी को, जो कोलैप्स हुई। इंडियन मीडिया मोदी पर बड़ी तनकीद कर रहा है कि क्या मिला, इतना पैसा लगाने के बाद, इतनी सरमायाकारी करने के बाद मोदी के पास कोई जवाब नहीं है देने को। $3.5 बिलियन इंडिया ने खर्च किए पिछले 20 सालों में। और सबसे बड़ी बात है शाजिया साहिबा के जो NDS था, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, वो तो रॉ की एक ज़ैली तंजीम थी, सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन। वो रॉ के ईमा पर काम कर रही थी पाकिस्तान के खिलाफ। और आपको पता है कि एक जो डॉसिया दिया था फॉरेन ऑफिस ने, जो मुझे भी, मेरे पास भी कॉपी है 40 सफ़े का, नवंबर 2020 में, इंडियन स्टेट टेररिज्म, उसमें लिखा हुआ है कि 87 रॉ के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो 66 अफगानिस्तान टेरिटरी में है, 21 इन इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इस किस्म की कार्रवाई थी। इंडिया का तो बेस खत्म हो गया, एंटी पाकिस्तान जो बेस था। अच्छा मुशाहिद साहब, जो जेलों से तालिबान ने कैदी रिहा किए हैं, कहा जा रहा है उसमें TTP के बहुत सारे दहशतगर्द हैं, उनको भी रिहा किया गया है, तो इससे पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के मसाइल पैदा नहीं होंगे?
जी होंगे बिल्कुल। और ये उन्होंने असल में उन्होंने तो जेल खोल दी है ना। हाँ। जो भी जेल में था उसमें चाहे वो उनके बंदे थे या टीटीपी था या कॉमन क्रिमिनल्स थे या और जो भी डाकू थे या कातिल थे, सबको छोड़ दिया। हाँ। अब इशू ये है कि अफगानिस्तान के अंदर 12,000 फॉरेन दहशतगर्द है। ये यूएन रिपोर्ट है जुलाई 26 की। उसमें से 6,500 है पाकिस्तान दुश्मन टीटीपी के दहशतगर्द। अब उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो नजरियाती तौर पर तो वो खुद कहते हैं कि हम फॉलो करते हैं अफगान तालिबान को। तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान हमारे लिए, हम समझते हैं कि ये बिगेस्ट टेस्ट है अफगान तालिबान का, कि अब उनकी सरजमीन इन दहशतगर्दों को इजाजत ना दे, इनको लगाम लगाए कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई दहशतगर्दी कर सकें। माजी में इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल हो और कई चीजें हो, उन्होंने अटैक किया। और पिछले दिनों भी आप देखें CNN ने जो इंटरव्यू चलाया था टीटीपी सरबराह का, जिसमें वो खुलम खुला ऐलान कह रहे हैं कि हमारा तो टारगेट ही पाकिस्तान है, पाकिस्तानी इदारे हैं, पाकिस्तानी फौज है। अब देखें ना कि ये भी मजे की बात है कि ये टीटीपी एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट ग्रुप, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसको टेररिस्ट ग्रुप कहा है। तो नूर वली मसूद साहब को CNN ने ट्रेस किया, उन्होंने क्रू भेजा, उनसे मुलाकात की। आप और मैं तो नहीं मुलाकात कर सकते ना उनसे, ना हमारे पास नंबर्स हैं उनके। उन्होंने उनको बकायदा पूरा एयर टाइम दिया और उन्होंने कहा कि मैं ये जो उनके अज़ाइम है उन्होंने बताया। तो ये मेरे ख्याल में एक जो CNN या मगरबी मीडिया है, मैं उस पर भी बात करूंगा। वो तालिबान को तो माजी में ऐसा टाइम नहीं देते थे जो अब इनको दिया है। तो ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, हमारे लिए ये रेड लाइन है और ये टेस्ट केस है अफगान तालिबान का, कि ये चाहे पाकिस्तान लेकिन अमेरिका की क्या पॉलिसी है सर? अमेरिका का जो हीरो होता है वो एक वक्त में आके दहशतगर्द बन जाता है। जो दहशतगर्द होता है फिर आप उसको जो है ना वो अपनी टेलीविजन पर एयर टाइम भी देते हैं। एक पॉलिसी क्या है, दोगला म्यार क्या है अमेरिका का? अमेरिका की मुनाफिकत है, ये नजरिया जरूरत के तहत काम करते हैं। उनका बेसिकली दीन ईमान नहीं है। आपको पता है कि जब वो मिलिट्री कू होता है या पाकिस्तान या कहीं, उनको कहते हैं जमहूरियत का है। जब आपके एलाइज बन जाते हैं जिहाद में या स्ट्रगल में, वो उनको एम्ब्रेस कर लेते हैं, तो उनके असूली मौकफ नहीं है। उनका सिर्फ ये है, अब उनका हदफ है चीन और रूस, और उस हवाले से सारा वो कर रहे हैं। अब एक ग्रुप है ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसके 700-800 फाइटर्स हैं बदख्शां प्रोविंस में, और चीन का 66 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। अब पहले वो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा ये दहशतगर्द है, अब इन्होंने अमेरिकन ने कहा कि ये दहशतगर्द तंजीम नहीं है, यानी कि अब चीन के खिलाफ वो इस्तेमाल करना चाहते हैं इन लोगों को। तो ये एक बड़ी बेअसूली है अमेरिका की तरफ से और एक मुनाफिकत भी है, मैं समझता हूँ। मुशाहिद साहब, अमरुल्लाह साले और जो अहमद मसूद ग्रुप है जो पंजशेर से तालिबान के खिलाफ जिन्होंने एक वक्त में मज़ामत का ऐलान किया, वो अभी तक तालिबान वो इलाका फतह नहीं कर सके हैं। अब अहमद वली मसूद ये कहते हैं कि वो काबुल पर सिर्फ पार्टीज नहीं बल्कि नस्ली गिरोहों की बुनियाद पर एक जामे और मुनसिफाना हुकूमत चाहते हैं। ये भी कह रहे हैं कि उनको भी ज़ाहिर इक़्तिदार में हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन क्या तालिबान उन्हें कभी हुकूमत में शामिल करेंगे जो गुज़श्ता कई दहाइयों से उनके खिलाफ मज़ामत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं? मेरे ख्याल में तालिबान की सोच में एक तब्दीली आई है जो लगता है इस वक्त। और अगर वो देखे ना, शुमाली इत्तेहाद जो बना था उसमें डॉक्टर अब्दुल्ला तो राइट हैंड मैन था अहमद शाह मसूद का, उससे आज उन्होंने बात की, हकानी वालों ने, कारजाई साहब ने बात की है। तो एक तब्दीली तो है। और अहमद वली मसूद ने ये भी कहा है, जो भाई हैं अहमद शाह मसूद साहब के, कि हम जो है अमरुल्लाह साले के साथ नहीं है। अमरुल्लाह साले वगैरह में जान नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड थे अमेरिकन के और इंडियंस के, और ये कोने में है, इनको तो जाली लीडरशिप थी, क्रिएट किया गया, तो उनमें जान नहीं है। असल चैलेंज इनको होगा अफगान तालिबान को, जो अंदर दहशतगर्द गिरोह हैं उनको कैसे काबू करना, चाहे वो दाइश है, चाहे वो अलकायदा के ग्रुप्स हैं, चाहे वो TTP है, वो चैलेंज असली होगा। मज़ाहमत वहां से आएगी। मगरबी दुनिया का प्रेशर लेना, ये कितना मगरबी दुनिया का प्रेशर लेना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। ज़ाहिरा आपको भी पता है यूरोप, बरतानिया, अमेरिका जो तालिबान को भी इनकी हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है। कनाडा और बरतानिया ने तो साफ इनकार कर दिया। तो आपको नहीं लगता हमें प्रेशराइज करने की कोशिश की जाएगी? अगर हम IMF के मामलात को भी देख लें, FATF की तलवार भी जो लटकती रहती है, उस पर भी तंग करने की कोशिश करेंगे? देखिए जी, मैंने बाइडेन के स्टेटमेंट्स देखे हैं, जो कि एड्रेस भी किया उन्होंने, जो मंडे को, और जो जुलाई 8 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा, उन्होंने ऑलमोस्ट राइट ऑफ किया। उनका ये अफगानिस्तान के अवाम जाने और वो जाने, हमने उनका वो फोकस नहीं रहा। उनका फोकस ये है कि इस खित्ते को किस तरह इस्तेमाल किया जाए चाइना और रशिया के खिलाफ।
उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। हमारे पास बड़े कार्ड्स हैं, क्योंकि हमारे साथ जो अगर चीन और रूस और ईरान और टर्की और वेस्ट एशिया के ममालिक साथ हों तो हमारी पोजीशन स्ट्रांग होती है, इट बिकम्स अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो अमेरिका की वो किरदार नहीं है, और अमेरिका वो वाला अमेरिका नहीं है जो 20 साल पहले वाला था 9/11 के बाद, जो सुपर पावर रोब दबदबा। अमेरिका का भी ज़वाल आया है, अमेरिका भी कमजोर हुआ है, वो जंग हार चुका है। इनका ये बड़ा, मैं तो समझता हूँ कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में नंबर 1 इशू अफगानिस्तान होगा कि हु लॉस्ट अफगानिस्तान, और ये बाइडेन के खिलाफ ये रिपब्लिकन नहीं छोड़ेंगे उसको। ये कहना चाहिए कि कहानी यहाँ खत्म होती है, हर उरूज का एक जवाल होता है। बिल्कुल, और या कुरान शरीफ में है वत इज़्ज़ो मंतशा वत ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह ताला इज्जत देता है, अल्लाह ताला ज़िल्लत। वेरी ट्रू, बहुत बहुत शुक्रिया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन दिफाई उम्मा कमेटी बराए सेनेट मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। अमेरिका और यूरोप जैसे ममालिक में वोटिंग इन्हीं वोटिंग मशीनों के ज़रिए ही की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इस जिद्दत को लाने पर भी धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं। ऑपोजिशन EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मानना नहीं चाहती है, मगर हुकूमत मुसलसल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर काम कर रही है। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने EVM का इफ्तिताह किया और कल वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेमो दिया। मशीन देखने के बाद इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल एवेल्युएशन कमेटी को भी तश्कील दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कमेटी जो है ये हर पहलू से मशीन का जायजा लेगी और फिर बाद में रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा कि आइंदा इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को तो हुकूमत ने वोटिंग मशीन का डेमो दे दिया है, मगर ऑपोजिशन अभी भी इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार नजर नहीं आती है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा जब PDM का इजलास हुआ, इजलास के बाद मीडिया से जब मौलाना फजलुर रहमान बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये धांधली का नया तरीक़ाकार है, लिहाजा हुकूमत के लिए यकीनन एक ये मुश्किल टास्क है कि ऑपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबात के लिए राज़ी करना है, क्योंकि ऑपोजिशन इस अमल के लिए तैयार नज़र नहीं आती है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब पूरे एतमाद हैं कि 2023 के जो इलेक्शंस हैं वो EVM के ज़रिए ही होंगे। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन तहफ़्फ़ुज़ात को किस हद तक दूर करने की कोशिश की जा रही है? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब। मैं तो आपको मुबारकबाद ही दूंगी कि आपने इतने कम अरसे में कोशिश भी की और इस मशीन का डेमो भी दे दिया। जाहिर है ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे की तरफ नहीं जाना है। लेकिन इसके साथ साथ जो अपोजिशन और कुछ टेक्नीशियंस जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं, जिनका जाहिर है हुकूमत को चाहिए कि वो उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे। कुछ दिन पहले मैं कंवर दिलशाद साहब को सुन रही थी, वो ये फरमा रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक ऐसा आला लग सकता है कि ये मखसूस पार्टी की जो वोट है उसको कास्ट करना वो मशीन शुरू हो जाएगी। तो ऐसे जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आपने डेमो दिया है, इलेक्शन कमीशन किस हद तक मुतमईन हुआ इससे? देखिए, शुक्रिया शाजिया आपका। पहली बात तो ये है कि असल इशू जो है तो ये नहीं है कि ये मशीन हो या कोई दूसरी मशीन हो। असल चीज़ ये है कि हमने जो हमारे माजी की जो इंतखाबी तारीख रही है वो बड़ी ही वो है दर्दनाक सी है। मतलब है कि उसमें हमेशा मसाइल पैदा हुए, हुकूमतें स्ट्रगल करती रहीं अपनी लेजिटिमेसी को साबित करने में और अपोजिशन उस पर सियासत करती रही। अब जबकि दुनिया साइंस की वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब सारी दुनिया शामिल हो गई है और हर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, हर छोटे से लेकर बड़े से बड़ा काम जो है जिसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, कोई भी आप उठा लें, उसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब इंतखाबात ऐसी सूरत हाल में
जिस तरह के चलते आ रहे हैं उससे तो काम नहीं चलेगा, यानी कि जो हाथों से गिनना, हाथों से सब काम करना, वो नहीं चलेगा। अब ठप्पे लगाना वो काम नहीं चलेगा। अब हम 21वीं सदी आ गई है और हमने टेक्नोलॉजी को हर हाल में इंट्रोड्यूस करना है। अब बात आ गई मशीन की या ऑपोजिशन की। जाहिर है कि देखें, कानून तो पार्लियामेंट बनाती है और पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है, वो कानून बनाती है तो उसके नीचे आईनी जितने भी इदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, जो भी हो, उनको वो उसके ताबे हैं। ये नहीं है कि अदर वे अराउंड। तो जब कानून बन जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं होगा कि वो इसको इम्प्लीमेंट करे। तो बात यह है कि जहां तक कंवर दिलशाद बात कर रहे हैं, तो मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि ये कंवर दिलशाद साहब भी उस माजी के उसका हिस्सा हैं। वो एक जो स्टोन एज कह लें हम, जो कि इलेक्शंस कराते थे, तो टेक्नोलॉजी भी मेरा ख्याल है कि उनका कमेंट जो है तो मेरा ख्याल है जरा। लेकिन साहब तो ये भी कह रहे थे कि तेज रफ्तारी जरूर है, मतलब कि जो वोटिंग का प्रोसेस है ये जरूर तेज हो जाएगा। ये इस बात की जमानत नहीं है कि इससे शफाफियत को भी यकीनी बनाया जा सके। देखें, बात यह है कि बगैर किसी चीज को देखे हुए उस पर कमेंट करना पहले तो यह है कि ये मुनासिब नहीं है। आए हमने तो हर एक को कहा है, हम ऑपोजिशन को भी सबसे ज्यादा वेलकम ऑपोजिशन को करेंगे। उनको दिखाएंगे, वो मशीन दिखाएंगे जिसमें वो अपने बेस्ट से बेस्ट, चाहे वो अमेरिका से कहीं से भी वो अपने एक्सपर्ट्स लाते हैं, वो उससे अपनी तसल्ली कराएं, लेकिन नेकनियती के साथ। अगर किसी की दाढ़ी में तिनका है तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कुछ लोग हैं इसमें जो कि टेक्नोलॉजी से डरते हैं, कुछ वो लोग हैं जो कि इस मैनुअल सिस्टम से मुस्तफीद होते रहे हैं और वो नहीं चाहेंगे कि ये इस तरह का सिस्टम आए जिसमें के बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन हो। तो इसलिए ये इस वक्त हमने जो काम करना है वो तो है कि हमने कानून बनाना है, जो कि बन गया है, इस वक्त सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में है। दूसरी बात कि हम इसका रोड शो करेंगे। बेसिकली मशीन को सेल करना इज नॉट द आइडिया। द आइडिया इज दैट लोगों को ये बताना है कि ये प्रोसेस जिसमें कि इतने चीजें होती थी, इतने खर्चे होते थे, इतना टाइम लगता था, उसके बावजूद भी दौरान इलेक्शन और इलेक्शन के बाद फॉर्म 45 वगैरह के प्रोसेसेस में हर तरह से तसल्ली की गई है कि मशीन को हैक नहीं किया जा सकता, कोई डिवाइस नहीं लगाई जा सकती, कोई नेट को कनेक्शन नहीं दिया जा सकता, मतलब कि हर तरह से तसल्ली की गई है ताकि कल को ज़ाहिर सवालात तो आप लोगों पे ही उठेंगे, हुकूमत पर ही उठेंगे कि आप लोगों ने शायद अपने फ़ायदे के लिए किया। तो सवाल करने का मकसद ये है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना, यकीनी बनाना, ये हुकूमत का काम है सर। इसमें कोई शक नहीं है शाजिया, और हम ये करेंगे। हम ये कोई चीज़ एक ज़बरदस्ती नहीं इम्पोज कर रहे, इन्फोर्स कर रहे। हमारा मकसद ये है कि ये इलेक्शंस, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो, इसमें लेजिटिमेसी भी हो, क्रेडिबिलिटी भी हो। ये मकसद नहीं है कि स्पीड ही सिर्फ होगी, स्पीड तो स्लो भी की जा सकती है। मकसद ये है कि इस मशीन का मकसद इस वक्त को कम करना नहीं है, वक्त वही होगी। 8 बजे से 5 बजे का जो टाइम वो होगा वो उसी में ही होगा, तभी क्लोज होगा। तो इसलिए असल चीज ये है कि जितनी भी तसल्ली है ये कहना कि हैक हो जाएगी बगैर मशीन को देखे हुए, ये एक स्टैंड अलोन मशीन है जिसका कहना वाईफाई से ताल्लुक है, ना ब्लूटूथ से ताल्लुक है, ना इंटरनेट से ताल्लुक है, ना इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आप कर लें कि ये एक बड़ा सा एक सिंपल कैलकुलेटर है जो कि एक खास स्पेसिफिक फंक्शन करता है। हर एक बटन उस फंक्शन, उस बटन से ये कहना कि एक को दबाएं और वो वोट कुछ देर बाद किसी और को मिलने लगे, मेरा ख्याल है कि ये अगर बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की आगे पीछे मूवमेंट करते हैं, हालांकि वो बावजूद इसके कि वो कनेक्टेड भी होते हैं एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम से, एक खास सॉफ्टवेयर से, वो नहीं होता। तो हम जो है तो एक मिनिमम एक्टिविटी है, एक ऐसी इलेक्शन की एक्टिविटी है, उसको हमने एक हवा बना दिया है। लेकिन हम जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे, हम इसमें आगाही भी करेंगे। और सर अभी 2 साल है इंतखाबात के, इस बीच में कोई ज़िमनी इंतखाबात आते हैं, बल्दियाती इंतखाबात होने हैं सर, उसमें आप लोग इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे? जी, इसमें तो देखिए आज भी कानून, यानी नया कानून जो बन रहा है उसके न होने के बावजूद भी जो करंट वो है इलेक्शन एक्ट है 2017, उसका आर्टिकल 103 वो बड़ा क्लियरली कहता है कि आप इलेक्शन करा सकते हैं, किसी ज़िमनी इलेक्शन को में आप करा सकते हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो हमने असल चीज तो ये है कि जब हमने चांस तो देना है, ये तो नहीं है कि बगैर चांस दिए हुए ये स्पेकुलेशन, ये हो सकता है कि इलेक्शन में हम हार जाएं, डजंट मैटर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, एक हमारे इंडिया है साथ में,
हाँ। उनकी मशीन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, उसमें नंबर्स है, इसमें तो नाम भी है, इंतखाबी निशान भी है। वोटर को जब वो प्रिंट होता है उसको नजर आएगा, वो देखेगा कि जिसको मैंने वोट दिया है उसी को वोट गया है, फिर उसी को वो बैलेट पेपर में डालेगा। सो जो प्रोसेस है वो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकता, और इसमें मजीद भी अगर कोई इंप्रूवमेंट होगी वो हम करेंगे। ये सर दूर दराज के इलाके, गांव देहात, वहां पर भी इसको पहुंचाया जाएगा, वहां पर भी इसको ऑपरेट करना इजी होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, बात यह है कि इसमें इतना आसानी पैदा की गई है कि सिर्फ एक बटन से आपको वोट देंगे और उसके अलावा आपको पर्ची निकालनी होगी। तो ये सिस्टम, इसको पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जिसमें कि जो पॉपुलेशन है उसका पूरी वो जिसे कहते हैं अनपढ़ भी होंगे, इसमें पढ़े लिखे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जो नाख्वानदा हैं वो भी होंगे, तो उन सबको ज़हन में रख के ये मशीन डिज़ाइन की गई है कि किसी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, ना वो उस टेक्नोलॉजी से या उससे इंटिमिडेट हो। तो ये बिल्कुल आपने प्रेस करना है, सिंपल सिस्टम है, उसको हम मजीद लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात तो महदूद कर दिए गए ना। इलेक्शन एक्ट 2017 की जो दफात हैं 24, 25, 26, 28, 33, इन सब का ताल्लुक इंतखाबी फहरिस्तों से है। ज़ाहिर है फिर इसमें इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद कर नादरा को दिए जाएंगे। इसी पर तो इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये बादियो नज़र में कहा जाता है या इनसे मुतसादिम है? जी देखें, इसका तो फैसला ज़ाहिर है कि पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट में ये इस वक्त जो सेनेट में डिस्कशन होगी उसमें सारी उस पर जो जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं उनको परखा जाएगा। ये नहीं है कि वो जिस तरह है उसी तरह पास हो जाएगा। उसमें जो भी अपोजिशन की रीजनेबल, मुनासिब और इंश्योर करना कि इलेक्शन बगैर किसी धौंस धांधली के हो, उन सारी चीज़ों को हमने वो करना है। और जो इलेक्शन, देखिए, आइन के मुतसादिम हो ही नहीं सकता। जिस दिन पास हुआ, अगर वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि आइन के मुतसादिम है, तो वो जो लीगल प्रोसेसेस हैं वो तो है ही हैं। लेकिन असल चीज क्या है कि हमें लबैक कहना चाहिए, क्योंकि हम 21वीं सदी में आ गए हैं और हमारा जो पुराना सिस्टम है उसने हमें तकलीफें और मुसीबतें और हर किस्म के दुख दिए हैं। हम चाहते हैं उजलत में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इसको क्यों नाफिजुल अमल करना चाहती थी सारे प्रोसेस को इलेक्टोरल? वो तो देखें, एक वो उसके नजदीक इलेक्शन हुए तो नहीं ना, वो तो एक तरीका था। और ऑर्डिनेंस भी जो है एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेकिन वो भी खास मुद्दत के लिए होता है। वो खास मुद्दत के लिए होता है। तो अभी हम उस मुद्दत को एक्सपायर होने, अभी इलेक्शन कल तो नहीं हो रहे हैं ना, वो ऑर्डिनेंस तो ज्यादा से ज्यादा एक दफा 120 और 240 दिनों के लिए हो सकता है, वो हमेशा के लिए तो नहीं हो सकता मैक्सिमम। तो इसलिए ये नहीं है, बाकायदा कानून पास करेंगे और हम अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेंगे। सर, अपोजिशन के साथ ज़ाहिर राब्ते हुए होंगे इस मामले को लेकर कि आए, बैठें, देखें, अपने भी माहिरीन को लेकर आए, कोई तजावीज़ है हमें दें, हम मानने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इस बेस पे रिजेक्ट कर देना कि हुकूमत लेकर आ रही है, ये फेयर नहीं है। सर, अपोजिशन का रिएक्शन क्या इस पर है? देखें, अपोजिशन ने तो मैंने यही देखा है, जो मेरी इंटरेक्शंस हुई हैं उसमें तो वो करीब भी नहीं जाना चाहते हैं, जैसे कि उनसे उनको करंट लग जाएगी। तो वो बेसिकली ये नहीं चाहते हैं, बिकॉज ये जो स्टेटस को का जो प्रोसेस है ना, जो तबका है, वो नहीं चाहता कि चीजें बदलें। लेकिन पाकिस्तान ने आगे जाना है, पाकिस्तान ने पीछे नहीं जाना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आजम नज़ीर तारड़ साहब आपका। आजम नज़ीर तारड़ साहब, अपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने डेमो भी दे दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने उसको इनाग्रेट भी कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी भी बना दी है उसको एवेलुएट करने के लिए कि क्या इसमें मसाइल हो सकते हैं, अपनी तजावीज़ देने के लिए। ऑपोजिशन अपने आप को इस सारे प्रोसेस से क्यों दूर रख रही है, सिवाय इसके कि एक ट्विटर पर तनकीद करने को पढ़ने को हमें मिल जाती है कि ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी इस पर ये एतराज़ कर रही है, नून लीग ये एतराज़ कर रही है। हुकूमत के साथ मिलकर बैठकर इस पर बात क्यों नहीं करती ऑपोजिशन? सर, मेरे ख्याल में हम लोग प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड नहीं हैं।
EVMs के ऊपर और जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम हैं उनको क्योंकि गवर्नमेंट ने बाईपास किया था और एक गलत रवायत डाली थी उन्होंने नेशनल असेंबली में इसको थ्रू करवाने के लिए, और उसको बड़ा हेस्ट में करवाया। लेकिन क्योंकि जब ये बिल सेनेट में आया तो सेनेट में इसे सुपुर्द किया गया, जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, जो रेलिवेंट कमेटी है, उसको हेड ताज हैदर साहब कर रहे हैं। उसमें 6 लोग हुकूमत के हैं, 6 लोग अपोजिशन के हैं। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कमेटी। हम इसमें को तकरीबन 3 सेशंस कर चुके हैं, 2-2, 3-3 घंटे के तकरीबन, और 8-10 दिन बाद हम दोबारा मीट कर रहे हैं और ये प्रोसेस जारी रहेगा अगले 2-3 हफ्ते, और उसमें फाइनलाइज होगा। बिल्कुल अपोजिशन मुंह मोड़ के नहीं बैठी हुई, अपोजिशन ने वहाँ पे तजावीज़ दी हैं। अगर आप रिकॉल करें तो ये मूव शुरू हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर भी आया था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट ऑफ वोट दिया जाए, और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो और इंटरनेट के जरिए हो या कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म हो, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स जारी किए। उन्होंने कहा था कि आप कोई टेक्नोलॉजी से मदद ले कि कोई ऐसा तरीका डिवाइस करें कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम हो, लेकिन उसे आपने ज़िमनी इंतखाबात में या लोकल गवर्नमेंट में टेस्ट करना है, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क वैसे नहीं लिया जा सकता। आपने देखा होगा अभी भी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उन कंसल्टेंट्स के इंटरव्यूज़ भी घूम रहे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था। हमारे पास वो रिपोर्ट्स भी आई हैं जो कि 3-4 एग्जॉस्टिव रिपोर्ट्स हैं जिनमें जाहिर है इस सिस्टम में जो खराबियां हैं। मैं वैसे ज़िम्नन ये अर्ज करता चलूँ कि हमने ये निज़ाम लाहौर हाई कोर्ट में, आई एम अ लॉयर एंड अ बार लीडर, 2015 में इंट्रोड्यूस करवाया था। इसे हम बायोमेट्रिक वोटिंग कहते हैं कि आपका अंगूठा भी वहीं पे वेरीफाई होता है और फिर वोट डालते हैं, और वो वकला हैं जो कि 16 साल तालीम हासिल करने के बाद ये वोट डालते हैं। वहाँ पे भी हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आई। शुरू में इवन जो लॉयर्स थे उन्हें समझ नहीं था वोट कैसे डालना है। फिर हम जो असिस्टेंट्स होते थे वहाँ पे, जिन्हें हम, ये तो सारे आप कंसर्न्स बता रहे हैं ना जो आपके साथ हुआ माजी को देखते हुए, लेकिन जो अब मशीन तो अब लॉन्च हुई है, जाहिर है अब तैयार हुई है। शिबली साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा कि आपने इलेक्शन कमीशन को तो डेमो दिया है, प्रैक्टिकली ये मशीन जब तक ज़िमनी इलेक्शंस में इस्तेमाल नहीं होगी तो जाहिर है जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर नहीं हो सकती, और 2023 के इलेक्शन में आप इसको अमल दरामद नहीं करवा सकते। तो उनका भी ये कहना था जाहिर है मशीन अब तैयार हुई है, अभी 2 साल है इलेक्शन में, बीच में कोई ज़िमनी इलेक्शन होंगे, बल्दियाती होने हैं, तो उसमें इस्तेमाल होगा। आप वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने चेक भी नहीं किया है इस मशीन को, देखने की जहमत भी नहीं आप लोग कर रहे हैं और उसके बगैर तनकीद कर रहे हैं। मेरी बात दरमियान में रह गई। ये वही मैकेनिज्म है जो हमने ऑलरेडी बार के इलेक्शंस में पिछले 4-5 साल से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ईवीएम कोई नई चीज नहीं है, ये दुनिया में 8-10 साल से, 15 साल से, 20 साल से चल रही है, हमारे रीजन में नहीं आई। यही वो मॉडल है जो कि इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने तैयार करवाया और अब इसको ये डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके बारे में हमारा पूरा सेशन होगा पार्लियामेंट्री कमेटी का, जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उसका। और रेस्ट एश्योर के हम लोग टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है। हाँ। लेकिन देखिए जो अवाम की हुकूमत है, जो कलेक्टिव विजडम है जमहूरियत में, और असल रूह ये है कि जिसको लोग चूज करें उसको हक़ हाकमियत होना चाहिए। उस ये तकाजा तो ज़रूर करता है ना कि हमारे यहाँ इलेक्शंस में उंगलियाँ उठती रही हैं, मसाइल पैदा होते रहे हैं, कभी ठप्पे लगे, कभी कागजों का हेर फेर हुआ, कभी RTGS बैठ गया। हम तो दूध के जले हुए हैं ना, इसलिए छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं कि अभी 2018 के इलेक्शंस में जो RTGS के साथ हुआ वो सारी कौम को मालूम है, और वो कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स कहानी नहीं है जिसके लिए तफसीलात बताई जाए। अभी भी हो रहा है ये सारा कुछ, और डेटा जिस तरह से हैक होता है, चीजें होती है। मेरे ख्याल में जब आप इसको एग्जामिन करेंगे लॉजिक के साथ, और उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी, अगर ऑपोजिशन नहीं मानती है, हुकूमत के पास तो ऑप्शन है, सदारती ऑर्डिनेंस ले आएंगे, मुश्तरका पार्लियामेंट का सेशन बुलाएंगे, हुकूमत के लिए तो मसला नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करवाना सर। लेकिन शाजिया एक बात तो है ना, इलेक्शन लॉज वो कवानीन हैं जो मैं समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा मुकद्दस कानून है, क्योंकि उसके ज़रिए से कानून साजों को मार्ज़े वजूद में लाया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट पैदा होती है इलेक्शन लॉज के अंडर। और आज तक का ये रवाज रहा है पाकिस्तान की। अगर आप जमहूरी तारीख पे एक नज़र डालें तो रोपा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1976 का,
उसको फिर टाइम टू टाइम अमेंड किया गया और फिर 2017 में जो इलेक्शन एक्ट दिया गया जो आज राइजुल वक्त है, उसके लिए तकरीबन 2.5 साल 2017 वाला कानून लाने के लिए 2.5 साल कोशिश की गई और फिर कंसेंसस 0 डेसेंट था उस पर और उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। मेरे ख्याल में ये जो मुहज़्ज़ब कौमें हैं इलेक्शन लॉज के हवाले से वो बहुत मोहतात होती हैं, उसमें कोई धौंस धांधली नहीं की जा सकती इलेक्शन लॉज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और वो उसी सूरत में आप लाते हैं जब सारों का उस पर कंसेंसस हो जाए। पाकिस्तान वैसे एक सवाल का जवाब दें, आप लोग इसको शक की निगाह से क्यों देख रहे हैं कि कहीं इन्होंने कोई अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए ना बना ली कि इनको 2023 के इंतखाबात में फ़ायदा ना पहुँच जाए? मैंने इस सवाल का जवाब पहले दे दिया। मैंने तो RTGS के बारे में आपको बताया है कि RTGS का एक तजर्बा हुआ और लोगों को पता चला कि किस तरह वो सिस्टम बैठ गए और फिर उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज हुए। वो सब इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम था, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। बिल्कुल ये एप्रीहेंशंस हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे हिस्ट्री में ये चीज़ें होती रही हैं। हमें बहुत 2013 की तहरीक इंसाफ भी डसी हुई है, सारे 126 दिन का धरना याद है सबको? जी बिल्कुल याद है। और तरीके इंसाफ वाले तो वो थे जिन्होंने कहा था, खान साहब ने खुद कहा था जलसे में खड़े होके कि मुझे जब मेरा टाइम आएगा तो मैं सारे हलके खुलवा दूंगा, लेकिन जब उनका अपना हलका खुला लाहौर वाला ख्वाजा साद रफीक साहब वाला, तो उनके वकील साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में बयान नहीं दिया कि ये हलका खोल दें। उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने रीकाउंटिंग का ऑर्डर किया इमरान खान साहब के हलके में जब वो जीते थे साद रफीक से लाहौर वाले हलके से, और फिर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब गए और उन्होंने स्टे हासिल कर लिया जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत से। सही। और उसी स्टे की वजह से वो हलका जो था एक दफा बच गया। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। ये सियासी बयानात जारी होते रहते हैं। हमें एक मरबूत, एक मजबूत और एक शफाफ इलेक्शन प्रोसेस चाहिए। सही। और जमहूरी निज़ाम की बुनियाद और रूह है एक शफाफ और गैर जानबदाराना इलेक्शन का निज़ाम। तो उसके लिए जब तक आप कंसेंसस नहीं करेंगे, कलेक्टिव विजडम प्रिवेल नहीं करेगी, तब तक ये जो खदशात है इनका इजहार होता रहेगा। बिल्कुल सही। और इसके लिए बहुत जरूरी है, ये हुकूमत के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर वो सारी सियासी जमातों का कंसेंसस पैदा करे, कम से कम जो पार्लियामान में है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे ज्वाइन करें साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब आपका। अभी मेरे साथ कमर साहब शिबली फराज साहब थे। मैं आपकी एक रिपोर्ट का हवाला दे रही थी, एक क्लिप में आपका देख रही थी जिसमें आप कहते हैं कि इंडियन इलेक्शन कमीशन ने 2010 में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसका हवाला आप देकर कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक ऐसा आला लग सकता है कि ये मखसूस पार्टी को वोट की कास्टिंग जो है ना वो इससे हो सकती है, तो धांधली तो जाहिर है फिर ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। लेकिन शिबली फराज साहब इससे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हैकिंग से पाक है, हैकिंग नहीं हो सकती है, इंटरनेट से कोई डिवाइस इसकी लिंक नहीं हो सकती है। हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है इस मशीन को लेकर। कंवर साहब देखा जी, असूली तौर पर हुकूमत ने, खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में 3 महीने से जो वो कौम को दर्श दे रहे हैं, उससे ये सारा मामला मुतनाज़ा हो गया है। असूली तौर पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी कानूनी जिम्मेदारी कि वो कौन सा तरीका इख्तियार करता है जिसके तहत इलेक्शन में शफाफियत भी रहे, राजदारी भी रहे। लेकिन ये 3 महीने से प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना बार बार ये जोर दे रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप हमारे इस मंसूबे पर अमल दरामद कराएं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ चंद रोज पहले जो एक बाकायदा ब्रीफिंग हुई है, उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि इसमें राजदारी नहीं है और इसमें शफाफियत भी नहीं है। इस सबसे बड़ी अहम बात यह कि इसके अंदर जो डाटा जो है वो आज आप इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जो डाटा फीड करेंगे वो कहाँ से डाटा आएगा? वो 2000 का या 1000 वोटर का जो आप फीड करेंगे वो भी शिकों के शबात पर मबनी है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें जिस वक्त वोटर जो अपना बटन दबाता है अपना वोट कास्ट करने के लिए, तो उसकी आवाज पोलिंग स्टेशन से बाहर तक जाती है जहाँ पोलिंग कैंप लगे होते हैं। अच्छा, कि वो किसको वोट डाल रहा है? हाँ जी हाँ, बटन की आवाज बाहर तक जाएगी। अच्छा। जो कास्ट करेगा उसकी आवाज जो है वो पोलिंग कैंप तक जाएगी। अच्छा। यहाँ सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक आवाज जाएगी, बड़ी धीमी आवाज, स्लो आवाज, पता ही नहीं चलेगा कि 1 वोट कास्ट हुआ है, 2 वोट कास्ट हो गए हैं। ये तो सबसे बड़ी एक बड़ी अहम बात यह है कि इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग जो है
वो तब्दील करने के बड़े इसके अंदर सीक्रेट राज है। एक और सबसे बड़ी अहम बात यह कि शिबली फराज साहब एक तरफ तो ये कहते हैं कि जनाब हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो हम बना के दे रहे हैं, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टेंडर मंगाए, इंटरनेशनल लेवल पे मंगाए। तो ये भी दो मुतजाद बातें। एक तरफ कहते हैं हमने 3-4 लाख अपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना देंगे, और साथ ये भी कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल टेंडर भी दे सकता है। तो ये सारे मुतजाद बातें हैं। एक और बड़ी बात इन्होंने ये कहा है कि इसमें 1000 या 1500 बैलेट पेपर जो उसमें फीड करेंगे, तो इसके बाद अगर ज्यादा वोट कास्ट हो गए तो खत्म हो गया उसका फीडबैक। तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो एक टेक्निकल चीजें हैं सर, टेक्निकल चीजों पर बहस एक अलग चीज है सर। इन चीजों को तो दूर किया जा सकता है, इन चीजों पर सिर्फ रद्द कर देना और ये कहना कि हुकूमत अपनी धांधली के लिए लेकर आई है, सर ये भी तो ठीक नहीं है। टेक्निकल चीजें तो दूर हो सकती हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स। सबसे बड़ी बात ठीक है, टेक्निकल बात तो है, उन्होंने अपना गवर्नमेंट को वजाहत की है कि हम इसको ठीक कर देंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात है इलेक्शन में पाकिस्तान ये कहते हैं जी आइन के आर्टिकल 226 की खिलाफवर्जी हो रही है, इसमें राजदारी शफाफियत नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा है कि इसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आएगी या इंटरनेट बैटरिंग पे होगा ओवरसीज पाकिस्तान के लिए, सर हुकूमत ऐलान कर रही है, अलल ऐलान शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि नेट से कोई डिवाइस इसकी कनेक्ट नहीं होगी। नहीं, ये सारी बातें लफाजी बातें हैं ना सारी। जब प्रैक्टिकल बातें आएंगी, जब सब इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना पड़ेगा, सियासी जमातों को, अब जो स्टेक होल्डर है उनको मुतमईन करना पड़ेगा। सियासी जमातों ने भी इसको आत्म एतमाद कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने इस पर अपनी एवेल्युएशन के लिए कमेटी तो बना दी है ना कि इसको एवेल्युएट करेंगे, कहाँ खराबी है, कहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। नहीं, इसमें बात ये सारी से टेक्निकल प्रॉब्लम सर ठीक है, चले दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आइन में तरमीम करनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको बाकायदा कानून साजी करनी पड़ेगी ना। एक और अहम बात ये, अब आप ये देखें जब आप बैलेट पेपर लेते हैं या कोई भी वोटर लेके जाता है तो उसके बैलेट पेपर की बैक पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर की मोहर लगती है ताकि उसकी ऑथेंटिकेशन हो जाए। तो यहाँ तो ऑथेंटिकेशन ही कोई नहीं है, तो फॉर्म 45 कैसे बनेगा? फिर के बाद आगे तो बाहर ये सारा बाहर तो इंडिया में कैसे होता है, अमेरिका में कैसे होता है, बाहर के ममालिक फिर ये मशीनें कैसे इस्तेमाल करते हैं? काम हो चुका ना। नहीं, अमेरिका में तो 51 रियासतें हैं और 51 रियासतों के अपने अपने मोड ऑफ वे हैं उनके इलेक्शन करवाने का। कहीं वो इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन से करवाते हैं, कहीं मैनुअल करवाते हैं, उनके अंदर कोई जामा पॉलिसी नहीं है। लेकिन जर्मनी ने इसका बड़ा अहम फैसला किया, जर्मनी ने इसको गैर कानूनी करार दे दिया। इसी तरह बहुत से ममालिकों ने भी इसको गैर कानूनी करार दे दिया। तकरीबन छोटे छोटे जो मुल्क हैं जो जैसे गवर्नमेंट ने भी रिपोर्ट पेश किया है, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, यहाँ छोटे छोटे मुल्कों में हो रहा है। इंडिया में क्वेश्चन उठाया जा रहा है, इंडिया में तो बाकायदा बहस हो रही है कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आप एक प्रोग्राम भी तब्दील कर दें, सारा वोट जो है आपकी मतलूबा पार्टी को चला जाएगा। सबसे बड़ी जमहूरियत जिसके पीछे हम चलते हैं, जिसको अडॉप्ट करते हैं, सर वहाँ तो है ही नहीं है। नहीं, यहाँ बाकायदा सवाल बात हो गए हैं, वहाँ सवाल बात करती है, वहाँ की अपोजिशन जमात ने बाकायदा इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि इसके अंदर वोटिंग में टैंपरिंग हो सकती है, टैंपरिंग के सबूत पेश किए उन्होंने। और मैंने जिसका आपने हवाला दिया, मैंने इंडिया का जब विजिट किया था तो वहां से हमें जो रिपोर्ट मिल गई थी, उन्होंने भी कहा इस पर टैंपरिंग होने के बड़े आसार नजर आते हैं। तो वही चीजें यहाँ भी हो रही है, टैंपरिंग हो रही है। अच्छा सर, ओवरसीज कैसे, ओवरसीज वोटिंग का क्या तरीका कार जो है ना वो होगा ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए? ओवरसीज पाकिस्तान इंटरनेट वोटिंग का हैक हो जाएगा, वो सारा मामला नादरा के पास जाएगा, उस पर तो अब बाकायदा खतरात है ना, खदशात है, वो इंटरनेट के जरिए होगी ना, उसको भी हैक होने का खतरा है। और इसलिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके अंदर भी फलाद होने का खतरा है किसी टाइम। एक और बड़ी बात, इसके अंदर आप वोट अंदर किया, उसने अल्फी डाल दी, उसने पानी डाल दिया, या समत जो है जो होता है खास वो डाल दिया, वो बंद हो गई, खत्म हो गई, सारा चैप्टर क्लोज हो गया। तो इसके बाद वो क्या करेंगे? तकरीबी कारी तो हमारे यहाँ होती है। सर आप कह रहे हैं ठप्पे ठीक है, ठप्पे ही चलने दो। ये तो होगा, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लेके चले। तजवीज अच्छी है, हम मॉडर्न दुनिया में दाखिल होना चाहते हैं। 21वीं सदी में और ठप्पे कब तक लेके चलने हैं सर? जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। हाँ, जल्दी करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करें, स्टेप बाय स्टेप करें। तो एक और है इसमें, सूबाई असम्बली के लिए लिहाजा है, कौमी असम्बली के लिहाजा है। जबकि हमारा जो सिस्टम है, मौजूदा सिस्टम है, उसमें कौमी सूबाई असम्बली का एक ही लम्हे में होता है। यहाँ सूबाई असम्बली के लिए वोट कास्टिंग लिहाजा होगी, कौमी असम्बली की लिहाजा होगी। ये सारा सिस्टम जो है ये बड़ा अजीब गरीब चल रहा है। इस इलेक्शन पाकिस्तान ने इसके लिए तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। उन्होंने भी
इलेक्शन का तावन कर लिया, ये कानून साजी होगी तो फिर ठीक है, फिर तो इलेक्शन का मानना पड़ेगा। अभी तो कानून साजी का मामला पेश आना है और आर्टिकल 226 में तरमीम कैसे करेंगे? टोटल आर्टिकल है इनके पास। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।